अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करते हैं आपको अपने दूसरे लेक्चर के अंदर। मेरे पास क्लास 7th है और एक्सरसाइज है मेरे पास। एक्सरसाइज है मेरे पास 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको हल करेंगे। अच्छा, उनके हर एक तरीके से सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सवाल कैसे होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहे हैं, कहता है कि टिक यानी कि करेक्ट करना है। किस पे टिक करेक्ट करना है? जो आपके पास फाइनाइट नंबर का सेट होना चाहिए। अच्छा जी, बाकी पिछली चीज़ें आपको तमाम तो याद होनी चाहिए कि हमने सेट पढ़ा था, सेट क्या होता है, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी उसके अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो जो पहली चीज़ के अंदर पढ़नी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, एक तो आपने करेक्ट आंसर लगाना है तब जब आपके पास एक फाइनाइट सेट हो। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि आपने क्रॉस का मार्क लगाना है तब जब आपके पास एक सेट जो है इनफाइनाइट हो। अच्छा जी, सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। अच्छा जी, पहले मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि ये हमारे पास फाइनाइट क्या होता है, पहले इस चीज़ को पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास फाइनाइट। अच्छा जी, सबसे पहले फाइनाइट को देखते हैं। फाइनाइट होते क्या है? पहली चीज़ सेट, तो फिर एक अलग सी बात है, सेट को हम अलग से स्टडी करेंगे। पहले फाइनाइट को देखते हैं। फाइनाइट होता क्या है असल में? फाइनाइट ये होता है कि अगर कोई एक नंबर सीरीज़ के तौर पर चल रहा है, फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे कि मेरे पास नेचुरल नंबर है, आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे पास नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होता है। वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर लिखा मैंने 2 और फिर मैंने लिखा 3। तो अब ये जो मेरे नंबर मैंने लिखे हैं ये मेरे काउंट में आ रहे हैं। काउंट में कैसे आ रहे हैं? ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अच्छा जी, अगर इसके बाद ये हो गया मेरे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट से मुराद ये कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और जिसका एंडिंग पॉइंट दोनों मुझे पता हो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मेरे पास 1 है, मुझे पता है। एंडिंग पॉइंट कितना है? 3 है, मुझे पता है। तो ऐसा सेट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पता हो, मैं उसे फाइनाइट सेट कहता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक और मैं लिख लेता हूँ, मैं होल नंबर ले लेता हूँ। होल नंबर आपको पता है कि कौन सा नंबर होता है। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे पास 0 से शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, मैंने लिखा 0, फिर मैंने लिखा 1 लिखा। अच्छा जी, मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा। अच्छा, मैंने इसे यहाँ ख़त्म कर दिया। अब इसी तरह मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, 0 से स्टार्ट है। अच्छा जी, एंडिंग पॉइंट भी पता है, मेरे पास 3 तक ये ख़त्म हो रहे हैं। तो ये मेरे पास जो चीज़ें होंगी इसे मैं फाइनाइट सेट कहूँगा। अच्छा जी, अब इसकी दूसरी साइड की तरफ आते हैं, जो कि मैं देखता हूँ कि इनफाइनाइट क्या है, क्योंकि इसकी दूसरी साइड इनफाइनाइट की तरफ है। अच्छा जी, मैं इनफाइनाइट को मैं थोड़ा सा टच कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट। अच्छा जी, मैं जनरल तौर पे पढ़ा रहा हूँ, ये मैं जनरल को बता रहा हूँ, ये मैं कुछ सेट नहीं ले रहा, फिलहाल मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसी तरह फिर मैं एक नेचुरल नंबर का सेट लेता हूँ। मैंने इधर लिखा नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू कोई भी नेचुरल नंबर का हमें पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। फॉर एग्जांपल इसे मैं लिखता हूँ 1। अच्छा जी, फिर मैंने लिखा 2। अच्छा, फिर मैंने लिखा 3 और फिर मैंने इसे इस तरह अप टू सो ऑन 3 डॉट लगा दिया। अच्छा, इस 3 का मतलब ये होता है, जो मैंने 3 ऐसे डॉट लगाए हैं, जो कि मैंने ये वाले 3 डॉट लगाए, ये वाले, इसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यू है चीज़, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई है। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया ना कि मुझे 2 चीज़ों का पता होना चाहिए फाइनाइट के लिए। अच्छा, फाइनाइट का क्या होना चाहिए? उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो, एंडिंग पॉइंट भी पता हो। लेकिन इनफाइनाइट के अंदर क्या होगा? या तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं होगा आपको कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है जी, स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर आपको एंडिंग पॉइंट, इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ गायब मिलेगी आपको। या स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास होगा तो एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हुआ तो फिर एंडिंग पॉइंट होगा। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि दोनों हालतें मौजूद नहीं होती हैं, ना स्टार्टिंग पॉइंट पद का पता होता है और ना ही आपको एंडिंग पॉइंट का पता होता है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा जहन में रखनी चाहिए। जिस तरह हमने कहा कि इस फाइनाइट क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पता हो। हमने देखा स्टार्टिंग पॉइंट 1 था और एंडिंग पॉइंट 3 था। तो अब यहाँ मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास 1 दिया हुआ है, एंडिंग पॉइंट मेरे पास पता नहीं है, क्योंकि 3 डॉट लगी। 3 डॉट का मतलब होगा कि वो सेट, वो जो एक नंबर का सिस्टम है वो कंटिन्यू है। अब इसका एंडिंग पॉइंट मुझे पता नहीं है, तो ये मेरे पास इनफाइनाइट होगा। अच्छा, मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि होल नंबर का कोई सेट ले लेते हैं। होल नंबर मुझे पता है 0 शुरू होता है। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये कंटिन्यू आ रहा है और उसके बाद ये मेरे पास कहीं पहुँच रहा है, जैसे कि 9 हो गया। अच्छा, फिर 10 पे आ रहा है, फिर 11 पे है और फिर कंटिन्यू है। अब मुझे इसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, जैसे देखें यहाँ पे मैंने 3 डॉट लगाए हुए हैं, इसका मतलब मुझे पता नहीं है, और एंडिंग पॉइंट का मुझे पता नहीं है, ना मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही मुझे एंडिंग पॉइंट पता है। तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं।
अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज़ें क्लियरली समझ आ चुकी होंगी, मतलब इसके अंदर कोई सवाल नहीं रहा होगा। एक बार तो फिर थोड़ा सा वर्बल बता देता हूँ। फाइनाइट कौन सा होता है? जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों पता हो। जैसे कि 1 से शुरू हुआ, जैसे कि देखिए 1 से शुरू हुआ और 3 पे ख़त्म हुआ, दोनों का मुझे पता था। अच्छा, दूसरा होल नंबर का था, मुझे 0 से शुरू है और 3 पे ख़त्म है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है। इनफाइनाइट की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो मैं यहाँ देख रहा हूँ मुझे स्टार्टिंग पॉइंट का पता लेकिन एंडिंग पॉइंट का पता नहीं है, तो ये मेरे पास इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे मैं होल नंबर पे देख रहा हूँ, ना ही मुझे स्टार्टिंग पॉइंट का पता है और ना मुझे एंडिंग पॉइंट का पता है, तो इनको हम कहेंगे इनफाइनाइट। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि उसके अंदर टिक करना था जो फाइनाइट होगा और क्रॉस का लगाना जब इनफाइनाइट होगा सेट। अच्छा जी, हम देख लेते हैं इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं इसका। अच्छा, रैंडमली क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। वो उसका नाम कोई नहीं दिया हुआ, सिर्फ ऐसे सेट बना हुआ है जिसके अंदर है डी ई एफ और जी और फिर है मेरे पास एच। अच्छा जी, ये एक सेट है, क्लोज सेट है। अच्छा, हमने कैसे देखना है फाइनाइट या इनफाइनाइट है? फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए ज़रूरी ये है कि या फिर इसका अच्छा, फाइनाइट के लिए है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो और इसका एंडिंग पॉइंट भी पता हो, तब वो हमारे पास क्या बनता है? फाइनाइट बनता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट डी है, ये देखें जैसे कि डी लिखा हुआ है। अच्छा, मैं इसका एंडिंग पॉइंट देख रहा हूँ, मेरे पास क्या लिखा हुआ है? एच लिखा हुआ है। इससे मुराद ये कि मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और इसका एंडिंग पॉइंट भी पता है, तो मेरे पास क्या बनेगा? फाइनाइट सेट बनेगा। और फाइनाइट के सामने मैंने क्या करना था, यानी कि ये वाला करेक्ट का टिक लगाना था, और ये मेरे पास हो गया जी इस चीज़ में। इसी तरह अच्छा जी, दूसरे सवाल को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर मेरे पास 3 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से कि एक ब्रैकेट स्टार्ट है, मेरे पास लिखा हुआ है 6 है, 7 है, 8 है एंड 9 है, और फिर ये अप टू सो ऑन इस तरह से लिखा हुआ है मेरे पास। अच्छा जी, इसी तरह हम अब ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, हम ये देखना चाहते हैं कि फाइनाइट या इनफाइनाइट है। हमने जिस तरह इन दोनों के बारे में पढ़ा था कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है, एक बार तो दोबारा इसको देख लेते हैं। अच्छा, फाइनाइट के लिए था कि उसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो और उस सेट का मुझे एंडिंग पॉइंट भी पता हो। अच्छा, मैं इस सेट के अंदर देख रहा हूँ, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट का पता है 6 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे एंडिंग पॉइंट का पता नहीं है, 3 डॉट है। 3 डॉट का मतलब मैंने बताया था कि वो चीज़ कंटिन्यू होगी। तो अब ये सेट कंटिन्यू, मुझे इसका जो एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, तब मैं इसे ये कहूँगा कि ये जो है मेरे पास कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट के साथ क्या लगाना था? क्रॉस लगाना था। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें समझ आ गई, इसमें कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब पहले का ही पता चल गया, दूसरे का भी। अच्छा, बाकी सवाल इससे मेरे पास रिलेटेड हैं। जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 है, तो ये कहता है कि ओड नंबर्स लेस देन 11, क्योंकि वो लेस देन का कह रहा है, छोटों का कह रहा है। अच्छा, उसको भी कर लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, रेंडमली क्वेश्चन नंबर मैंने इसका 2 भी उठा लिया 1 मिनट के लिए, क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट कहें कि सर ये थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा जी, ओड शॉर्ट फॉर्म में नंबर्स लिख रहा हूँ, नंबर्स लेस देन 11। अच्छा जी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास ओड नंबर्स कौन से होते हैं। मैं एक साइड पे यहाँ पे बता देता हूँ कि ओड नंबर्स कौन से होते हैं। ओड नंबर्स को हम उर्दू में कहते हैं ताक नंबर। ताक नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? जैसे कि 1 हो गया। अच्छा जी, जैसे कि हमारे पास 3 हो गया। अच्छा जी, 5 हो गया, और ये चलते रहते हैं इसी तरह, इनको हम कहते हैं ओड नंबर्स। अच्छा जी, वो क्या है कि 11 से जो मेरे पास छोटे नंबर होने चाहिए। 11 से छोटे कौन से होंगे? मैं यहाँ एक सेट बना लेता हूँ। अच्छा जी, मैं इस तरह कर लेता हूँ। 11 से छोटा कौन सा होगा? 9 होगा। 9 से छोटा 7 होगा। 7 से छोटा कौन सा होगा? 5 होगा। 5 से छोटा कितना होगा? 3। 3 से छोटा 2, और 2 से छोटा कितना होगा? 1। तो मैं देख रहा हूँ कि इसका, अच्छा मैं इसको ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ, इसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा दिया हुआ है? 1 है। अच्छा, इसका एंडिंग पॉइंट कितना है? 9 है। इसका मतलब मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, इसका एंडिंग पॉइंट भी पता है, दोनों का पता है। तब मैं इससे मैं ये लिखूँगा कि ये कौन सा है? फाइनाइट सेट है, तो इसके सामने मैं करेक्ट का निशान लगाऊंगा। अच्छा जी, ये टोटल पहला क्वेश्चन था, इसमें से मैंने तकरीबन कितने सवाल कर दिए? 3 कर दिए, बाकी कुछ 2 रह गए। एक क्वेश्चन नंबर 4 ले गया, मंथ ऑफ द ईयर। आपको पता होना चाहिए कि एक साल के अंदर कितने महीने हैं। जब महीनों की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने महीने होते हैं। तो उसी तरह जी देखेंगे हम लोग के कितने महीने होते हैं। और फिर अगला जो है हमारे पास 5वां है, द नंबर्स ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई। आसमान में टोटल कितने सितारे होते हैं आपको पता होना चाहिए। वो तो इनफाइनाइट है, जैसे हम नहीं गिन सकते, सीधी सी बात है, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हम उसे इनफाइनाइट के तौर पर कहते हैं। अच्छा जी, ये 2 हमारे पास, इनके बाकी 2 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, वो उम्मीद है आप लोग खुद कर लेंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर मैं
आता हूँ क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का है, 2.1 है, वो लिख लेते हैं। यह मेरे पास एक्सरसाइज 1.2 है, 1.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा देख लेते हैं, है क्या। सवाल यह है कि सेपरेट द एम्प्टी। अच्छा जी, एक और सेट है मेरे पास जिसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, इसे मैं लिख लेता हूँ एम्प्टी, पहली चीज़ जिसे हमने डिस्कस करना है अभी। और दूसरी मेरे पास चीज़ होगी सिंगलटन सेट। अच्छा, दोनों को लिख लेते हैं, सिंगलटन सेट। दो चीज़ें हैं मेरे पास, एक है एम्प्टी, दूसरा है सिंगलटन। अच्छा, पहले मैं एम्प्टी को डिस्कस कर लेते हैं, असल में ये किस तरह का सेट होगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट। अच्छा, मैं इसे लिख लेता हूँ एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट क्या होगा, एम्प्टी से मुराद ये होगा, एम्प्टी का मतलब क्या होता है जी, पहले उर्दू के अंदर से देख लेते हैं। एम्प्टी का मतलब होगा खाली। आपको जहन में ये होना चाहिए कि ऐसा सेट जो खाली सेट हो। खाली सेट कैसा सेट बनेगा। अच्छा, एक सेट, ऐसा सेट को खाली सेट कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जैसे कि ये। अच्छा, इसको एम्प्टी सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो हो गया ये वाला तरीका। अच्छा, जो दूसरा तरीका होगा इसको लिखने का, वो ये होगा कि आपने ऐसे करके इसको ऐसे कट कर देना है। अच्छा, इसे हम फाई पढ़ते हैं हम लोग, ये भी कोई ग्रीक वर्ड है जिसे हम फाई पढ़ते हैं। फाई का मतलब खाली होता है। दो ही तरीके होते हैं लिखने के, एक ये और एक ये। अच्छा, कभी कभार क्या होता है जी, कभी कभार स्टूडेंट ऐसे भी करके दे देते हैं, इसके अंदर ज़ीरो लिख लेते हैं। सर ज़ीरो का मतलब कुछ भी तो नहीं होता। देखिए बच्चे, एक चीज़ को थोड़ा सा देख लें, ज़ीरो का मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट है, और वो क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट है, लेकिन मुझे ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। याद रखिएगा कि ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, या फिर आपने ये बनाना है या आपने ये बनाना है। अच्छा, कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि कभी सवाल भी आ सकता है कि एम्प्टी सेट के अंदर यूं करके भी दिया जा सकता है, ये भी लिखने का गलत तरीका होगा। लिखने के सिर्फ दो तरीके हो गए, या एक सेट बना के उसके अंदर कुछ ना लिखें, या ऐसे जीरो बना के उसको कट कर दें, यानी कि 5 बना दें। दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो कर दें। यानी कि एम्प्टी सेट की डेफिनेशन सादा से अल्फाज में क्या होगी, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी मेंबर ना हो, यानी कि कोई नंबर ना हो, खाली हो बिल्कुल। उसको दो ही तरीके होते हैं कि एक ही, ऐसे कहेंगे एम्प्टी सेट। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ है मेरे पास, उसे मैं कहता हूँ सिंगलटन सेट। अच्छा जी, ये मैंने लिख लिया सिंगलटन सेट। अच्छा, सिंगलटन सेट जब बात की जाएगी सिंगलटन सेट की, तो मेरे जहन में एक चीज़ आती है, सिंगलटन से मुराद क्या होगा, सिंगल होगा जी। देख ले यहाँ पे, ये देखें किसी से सिंगल से निकला हुआ है। सिंगल का मतलब होगा एक, आप समझे, सिंगल का मतलब क्या होगा, एक। तो एक ऐसा सेट आपने बनाना है जिसके अंदर एक नंबर हो, जिसके अंदर एक नंबर हो। अच्छा, उसको बनाएंगे, बनाने के तरीक़ाकार क्या होगा। अच्छा, उसका एक तो ये है कि उसके अंदर कोई एक नंबर बना दे, जैसे कि 0 मैंने लिख दिया। अब एक सेट है जिसके अंदर एक मेंबर है और वो है 0। अच्छा जी, इसी तरह एक और सेट बना लेते हैं। एक सेट बनाया जिसके अंदर मैंने ए लिखा। अच्छा जी, ये भी सिंगलटन सेट, क्योंकि उसके अंदर कितना मेंबर है, एक है। अच्छा, इसी तरह से कोई और एक और सेट भी बना लेते हैं जिसके अंदर मैंने 5 लिख लिया। अच्छा जी, ये भी मेरे पास सिंगलटन सेट होगा। यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर एट लीस्ट वन नंबर एटलीस्ट होना चाहिए, एक मेंबर उसका होना बेहद ज़रूरी है, उसके बगैर वो सेट नहीं बनेगा। तो सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कम से कम एक मेंबर मौजूद हो, इससे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मेरे पास एक एम्प्टी सेट था और दूसरा सिंगलटन सेट था। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लौटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्या कहना था, सेपरेट करना था कि कौन कौन से सवाल एम्प्टी हैं और कौन कौन से जो है हमारे पास खाली सेट हैं। अच्छा जी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मैं इसका पहला क्वेश्चन देखता हूँ, क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है, होल नंबर्स लेस देन 0। अच्छा जी, मैं यहाँ एक मिनट लिख लेता हूँ, होल नंबर्स, शॉर्ट फॉर्म में नंबर को लिखूंगा, नंबर्स। अच्छा जी, लेस देन 0। अच्छा जी, ये हो गया जी, इस तरह कर दिया, लेस देन 0। अच्छा जी, पहले ये देखना है कि होल नंबर का सेट होता कैसा है जी। अच्छा जी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ होल नंबर, पहले मैं बता चुका हूँ होल नंबर कौन सा सेट होता है, ऐसा सेट जो 0 से शुरू हो। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये अप टू सोन चलता रहेगा। ये सेट ऐसा सेट कह रहा है, ऐसा सेट है उसके पास कि उसका जो नंबर है 0 है और 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा मैं देख रहा हूँ, होल नंबर में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, 0 है। 0 से कोई छोटा नहीं है ना, तो क्या कोई ऐसा सेट होगा जहाँ पे 0 से छोटा उसके अंदर कोई मेंबर हो, ताकि यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये खाली सेट होगा। तो ऐसे सेट देखिए, इसके अंदर कोई नंबर नहीं बन रहा ना, तो मैं इसे क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा कि ये मेरे पास एम्प्टी सेट है। अच्छा, कुछ चीज़ें डायरेक्ट जज की जाएंगी, अगर जिन डायरेक्ट आप जज कर पाते हैं कि जी ये एम्प्टी सेट बनेगा, तो आपकी मर्जी है, ये बनाए आपकी मर्जी है, या फिर ये डायरेक्ट बना दे आपकी मर्जी, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो बना दे।
अच्छा जी, दूसरे की तरफ आते हैं, दूसरे सेट की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन इसका दूसरा है जो पार्ट वो ये है कि एक सेट बना हुआ है, उसके अंदर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। अच्छा, मैं इसे देखना चाहता हूँ कि ये कौन सा सेट बनेगा। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि एक मेंबर बना हुआ है और एक नंबर है, यानी कि 2 है। इसका मेंबर कितना है? 2 है और वो एक ही है, यानी कि सिंगल है। तो सिंगल से मुराद वो सेट जो सिंगलटन सेट था, उसके अंदर क्या था? जिसके अंदर एक नंबर हो। अब देख रहे हैं इसके अंदर एक नंबर है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा कि ये कौन सा सेट होगा? ये सिंगलटन सेट होगा। अच्छा जी, ये हो गया आपका सिंगलटन सेट। अच्छा जी, ये 2 सवाल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका 3 देख लेते हैं। डेज ऑफ द वीक बिगिन विद डब्ल्यू, यानी कि हफ्तों के वो दिनों के नाम। अच्छा, लिखते जाते हैं बल्कि इस तरह। ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 उठा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका। अच्छा जी, डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक बिगिन विद डब्ल्यू, विद डब्ल्यू। अच्छा जी, अभी हफ्तों के दिनों के नाम हमें याद होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मंडे लिख लिया, वो एम से शुरू होता है। ट्यूसडे टी से, और वेनसडे जो होता है हमारे पास डब्ल्यू से शुरू होता है। एक तो हो गया वेनसडे। अच्छा, यहाँ पे बना लेता हूँ, जो जो मिलता जाएगा मैं लिखता जाऊँगा। एक तो हो गया वेनसडे से लिख लेता हूँ। ये हो गया आपका जी वेनसडे। अच्छा, वेनसडे के अलावा हमारे पास कौन सा आता है? थर्सडे आता है, वो टी से होता है। फ्राइडे एफ से होता है। सैटरडे जो होता है हमारे पास एस से होता है। और संडे भी एस से होता है, यानी कि एक ऐसा एक ही दिन है जिसे हम वेनसडे कहते हैं और वो किससे शुरू होता है? डब्ल्यू से। तो ये कौन सा सेट बनेगा जिसके अंदर एक ही मेंबर बन रहा है? तो इसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। अच्छा जी, बाकी चीज़ें हम वर्बल देख लेंगे, बाकी चीज़ें खुद अच्छा देख लेंगे। अच्छा जी, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसका कि मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिन विद ई। ऐसे साल के महीनों का ऐसा महीना ढूंढना है जो ई से शुरू हो। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा महीना होगा, ई वाला कौन सा महीना शुरू होता है, उसे देख लें। अच्छा जी, 5वां सवाल है नेचुरल नंबर्स बिटवीन 11 एंड 12। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने जैसे बताया था कि जब एक बीच के नंबर्स का जब बताया जाए तो हम उसे हमेशा नेचुरल नंबर के तौर पर लेते हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है 11 और 12 के दरमियान का कोई नंबर बताएं। 11 और 12 के दरमियान काउंटिंग में तो कोई नंबर नहीं आता। जब याद रखिएगा, जब काउंटिंग में कोई नंबर नहीं आता है तो हम समझ लें कि इस तरह का कोई सेट बनेगा भी नहीं। जब सेट नहीं बनेगा तो अब हम उसे क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट ही कहेंगे। अच्छा जी, हम अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर। अच्छा जी, एक्सरसाइज वही चल रही है अभी तक। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2 है, 1.2 है। अच्छा, इसका जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अच्छा जी, सवाल ये कह रहा है मेक द इक्वल सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। ये मेरे पास जो चीज़ है इक्वल है। अच्छा जी, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है इक्वल, दोनों एक ही जगह मैं समझाना चाहूँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बहुत रिलेटेड चीज़ें हैं। दूसरा है मेरे पास इक्विवेलेंट है। दोनों चीज़ें बहुत मिक्स होती हैं। दो चीज़ें हैं, एक है इक्वल, दूसरा है इक्विवेलेंट। दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का, दोनों में क्या किस चीज़ का डिफरेंट है कि मुझे कैसे पता चलेगा इक्वल क्या है या इक्विवेलेंट क्या है? अच्छा, मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा देखना चाहूँगा। इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क होगा? इक्वल से मुराद ये होगा कि अगर मेरे पास जो है 2 स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल क्लास में से। अच्छा, एक का नाम है मेरे पास अली और दूसरे का नाम है मेरे पास अहमद। दोनों इक्वल कैसे होंगे? दोनों इक्वल ऐसे होंगे कि अगर अच्छा, ये कभी इक्वल नहीं होंगे, इक्विवेलेंट होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इक्विवेलेंट और इक्वल कैसे होंगे? इक्विवेलेंट ऐसे होंगे कि दिखने में एक जैसे हों, हाइट में एक जैसे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर आएगी मेरे पास। जहाँ मेरे पास तब्दीली आएगी वो इक्वल नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट होगा। जैसे कि अली और अहमद, ये इक्वल तो नहीं बनते लेकिन ये क्या बनते हैं? इक्विवेलेंट बनते हैं। दो क्लास के स्टूडेंट रहते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इन दोनों की जो है मेरे पास हाइट एक जैसी है, मतलब दोनों हाइट में सेम है। चलो, एक चीज़ इक्वल हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि भाई वो दोनों जो है ना सेम जो है ना IQ रखते हैं, इंटेलिजेंट है, दोनों एक जैसे। तो मैं भी वो देख रहा हूँ कि भाई वो दोनों एक जैसे हैं जी। दोनों की जो है ना एबिलिटी भी एक जैसी है जी। दोनों गेन अच्छा कर लेते हैं।
दोनों जो है ना एक जैसी चीज़ को वो करते हैं, समझ सकते हैं कि टीचर क्या कह रहा है, हमें इस चीज़ समझ आ रही है, ये है वो है, मतलब मार्क्स एक दोनों को बराबर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तब्दीली रह जाती है। मिसाल किसी के बाल छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, या किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, तो इस हालत में जहाँ कुछ ना कुछ तब्दीली रहती है उसे हम इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्वल कब होगा? फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा इक्वल? इक्वल ऐसी चीज़ होगी कि एक शख्स हो और दूसरा शख्स बिल्कुल उस चीज़ की हर हालत में बराबर हो। जी, हाइट में भी बराबर हो, उसका हाइट में भी उसका बराबर हो, एबिलिटी में सेम हो, हेयर कलर भी सेम हो, एनीथिंग। जब किसी दो चीज़ों के अंदर कॉमन पाई जाए ना, या किसी भी दो सेट के अंदर, तब हम उसे इक्वल सेट कहेंगे, बल्कि इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे रेस कर लेता हूँ एक मिनट के लिए, इसे मैं रेस कर लेता हूँ एक मिनट। अच्छा जी, अब देखिए इक्वल कैसे बनेंगे दो सेट इक्वल तब बनेंगे जब उनके अंदर नंबर हर चीज़ सेम हो। फॉर एग्जांपल एक है मेरे पास, ए है, इसके अंदर मेरे पास नंबर हैं ए, बी और सी है। अच्छा जी, मैं इसे बंद कर लेता हूँ। दूसरा मेरे पास सेट है जिसे मैंने बी का नाम दिया हुआ है। अच्छा, उसके अंदर भी एलिमेंट ए हैं, बी हैं और सी हैं। अच्छा, इक्वल अब कैसे हो गए देख रहा हूँ मैं। पहले के अंदर पहला एलिमेंट ए है, तो बी के अंदर भी पहला एलिमेंट ए है। अच्छा, दूसरे के अंदर जो मेरे पास एलिमेंट है बी है, यहाँ पे बी है, और तीसरा सी है तो सी है। यानी कि कार्डिनल नंबर भी सेम हो और नंबर्स जो हैं दोनों के मेंबर्स भी सेम हो, तब हम कहेंगे कि ये जो ए का सेट है वो बराबर है बी के सेट के। तो ये होगा हमारे पास इक्वल सेट। अच्छा, इसी तरह मैं इक्विवेलेंट सेट की अगर मैं बात करूं, लेट मैं दो सेट ले लेता हूं। जैसे कि मैंने ए सेट ले लिया। अच्छा जी, उसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, ए है, बी है और सी है। अच्छा, दूसरा मेरे पास सेट है वो बी है, और उसके अंदर जो नंबर हैं वो है 1 है, 2 है और 3 है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ देखूँ ना, दोनों के कार्डिनल नंबर तो सेम है, 1 2 3। कार्डिनल नंबर याद आ रहा है, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ देखनी थी मेंबर्स कितने हैं, दोनों के अंदर 3 3 है। यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। अब ये जो डिपेंड करेगा, ये जो इक्विवेलेंट डिपेंड करेगा, वो कार्डिनल नंबर पे डिपेंड करेगा कि दोनों के अंदर नंबर्स कितने हैं। अच्छा, उसके बगैर ये कभी भी नहीं होगा। दोनों पे जब हम ये देखेंगे दोनों के कार्डिनल नंबर सेम होंगे, तब हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट है। अच्छा, इक्वल की क्या चीज़ थी? इक्वल से मुराद हर एक चीज़ इक्वल हो, कार्डिनल नंबर भी सेम हो, जो मेंबर्स हैं वो भी सेम हो, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वल होगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, दोनों दोनों क्वेश्चंस को सेम सेम लेके चलते हैं, इकट्ठे लेके चलते हैं और बराबर होने चलते हैं। अच्छा जी, देखते हैं, दोनों में से एक एक सवाल या दो दो सवाल कर लेंगे, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास पहला सवाल है। कहते हैं मेक द इक्वल सेट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो आपके पास नंबर दिए होंगे उसी का इक्वल ही सेट बनाना है, कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। एक गिवन होगा, दूसरा आपने खुद बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 उठा लेता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट एल है, अच्छा जी, एम है, एन है, अच्छा जी, ओ है एंड पी है। मैं इसकी ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, ये चीज़ मेरे पास गिवन होगी। अब जो मैंने बनाना है उस चीज़ को देखिए। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक और बनाना है, उसके अंदर भी सेम लिखना है, एल एम एन ओ, और ये हो गया मेरे पास पी। तो देखें दोनों हालतों में दोनों एक दूसरे के हर हवाले से इक्वल हैं। कार्डिनल नंबर कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कितने हैं, 5, और एलिमेंट भी सेम है, एल एल एम एम एन एन ओ ओ पी एंड पी। तो हम इस सेट को कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, इक्वल हैं। हर सेट उठाना है, उसी जैसे ही मेंबर आपने बनाने हैं, ये उसका आंसर बन जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसी तरह से हम इक्विवेलेंट सेट की तरफ चले जाते हैं। इक्विवेलेंट सेट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते जाएं, ये ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की सेट में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका। मेरे पास एक सेट है, इसी का भी मैं क्वेश्चन नंबर 2 ही उठा लेता हूँ, जिसके अंदर नंबर्स है हमारे पास, ए है, ई है, आई है, ओ एंड यू है मेरे पास। देख रहे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। अब मैंने इसका क्या करना है, इक्विवेलेंट सेट बनाना है, इक्वल नहीं बनाना है। इक्वल से मुराद सेम बनाने थे, इक्विवेलेंट से मुराद मैंने सिर्फ कार्डिनल नंबर को ही बराबर रखना है, बस बाकी को मैंने नहीं देखना है। अच्छा जी, मैं बनाने लगा हूँ यहाँ पे, ए है। अच्छा, मैं इसके कार्डिनल नंबर पहले चेक करता हूँ कितने, 1 2 3 4 5 है, तो मैं इसी जैसा कोई इक्वल से सेट बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ 1। अच्छा जी, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया एंड मैंने 5 लिख लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अच्छा, अब मैं इनके कार्डिनल नंबर चेक करता हूँ। कार्डिनल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4 5। ये डिपेंड करता है कि कार्डिनल नंबर कितने हैं। यहाँ पे भी 5 थे, यहाँ पे 5 बना दिए। ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, वो कभी भी ज़रूरी नहीं। अच्छा, एक और बात,
यहाँ पे A, यानी कि वॉवेल्स का बना हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इधर वॉवेल बनाना है तो अल्फ़ाबेट उठाएं, लेकिन यहाँ के सेम नंबर नहीं उठाने। ए उठाया हुआ है E, I, O, U, तो आपको ये और उठाएं, बी उठाएं, सी उठाएं, डी उठा दें, एफ उठा दें, जी उठा दें, एच उठा दें, इस तरह कोई भी नंबर उठाएं, लेकिन यही नंबर आपने नहीं उठाने। अगर ये नंबर उठाएंगे तो वो इक्वल सेट की तरफ चला जाएगा, बल्कि इक्विवेलेंट की तरफ नहीं आएगा। ये इसी तरह होता है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं होता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं, आपको समझ इस तरह से आई होगी। अच्छा जी, मैं अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना छोटा होगा लेक्चर, मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि जितना छोटा हो सके। अच्छा, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 5 है। एक्सरसाइज वही है हमारे पास, 1.2 है जी एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 को एक मतलब देख लेते हैं कि इसके अंदर सवाल क्या कहता है और हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि मेक ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये सबसेट। अच्छा जी, ये लिख लिया सबसेट। अच्छा, देखते हैं कि सबसेट कैसे बनते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। उसका एक छोटा सा फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है उसका 2 की पावर n होगा हमारे पास, ये फार्मूला होगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 2 की पावर n ये फार्मूला होता है इसका बड़ा ध्यान रखना होता है जी, कि 2 की पावर n क्या होगा, 2 क्या होगा, n क्या होगा। अच्छा, पहले हम कोई एक सेट पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसके पॉसिबल जितने भी सबसेट होंगे उसको देखेंगे। अच्छा जी, ये एक मेरे पास सेट है जिसके जी है, पहला सेट पकड़ रहा हूँ, इसका जी है, उसके अंदर है 2 है, 4 है एंड 6 है जी। अच्छा, सबसेट होता क्या है, पहले थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सबसेट को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हैं, एक है ए, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। ए है, उसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है यहाँ पे। दूसरा मैं कोई एक सेट पकड़ लेता हूँ जिसको मैंने बी का नाम दिया, उसे मैंने यू लिख लिया, और उसके अंदर कुछ नंबर लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 लिखा एंड 4 लिखा। देखें, दोनों में कुछ चीज़ इस तरह की है कि बी की जितने भी नंबर्स हैं ना, बी के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, कितने हैं जी, 2 है और 4 है। मैं देख रहा हूँ कि दोनों के दोनों जो है मेंबर्स किसके हैं, ए के हैं, यानी कि ए के यानी कि बी की तमाम मेंबर्स ए के अंदर अगर मौजूद हुए, दोबारा सुनिए, बी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब अगर ए के अंदर मौजूद हैं, तब मैं कहता हूँ कि बी ए का सबसेट होगा। और सबसेट को ऐसे लिखते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है जी, इस तरह इसको लिखा जाता है, ये तरीकाकार होता है लिखने का। अच्छा जी, याद रखिएगा, दोबारा एक मरतबा वर्बल बता दूं कि ए यानी कि एक सेट बनाया मैंने, ए बना दिया, ए के अंदर कुछ नंबर लिए, 1 2 3 4 ले लिया, दूसरा बी का सेट लिया, उसके अंदर 2 एंड 4 लिखा। मैं देख रहा हूँ 2 एंड 4 ए के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं, तब मैं कहूँगा कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ठीक है जी, इसी तरह हम इसके सबसेट बनाएंगे और जितने पॉसिबल सबसेट हैं उन्हीं को देखेंगे। उसका मेरे पास एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। मैं बताना चाहूँगा कि 2 क्या होता है, n क्या होता है। ये जो 2 होगा ये एक नंबर है, मेरे पास फिक्स होगा, तब्दील नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये जो मेरे पास n लिखा हुआ है, ये n क्या होगा, ये n मेरे पास n ये होगा कि कार्डिनल नंबर होंगे। कार्डिनल नंबर जिस सेट का मैं मालूम कर रहा हूँ उसी के कार्डिनल नंबर होंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं कार्डिनल नंबर देख रहा हूँ 2 4 एंड 6, टोटल कार्डिनल नंबर कितने हैं मेरे पास, 3 हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ नंबर्स, सॉरी नंबर में, ओके, मेंबर ऑफ सेट। सेट के अंदर जितने मेंबर हैं वो ही इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सेट के अंदर कितने मेंबर हैं, 3 है, तो अब n की जगह मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे, 3। हमें इस चीज़ का पता है कि जिसकी पावर जितनी होती है, सर 2 की पावर 3 है तो मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा जी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि उर्दू में बताना जाऊँ तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाता है, 8। अब इसके अंदर जो मेरे पास प्रॉपर सबसेट बनेंगे वो मेरे पास फिक्स बनेंगे 8, ये इसके टोटल बनेंगे और बनाने भी इतने ही है। काफ़ी लोग इस तरह कहते हैं कि जी ये फार्मूला नहीं है या इस तरह उस तरह, तो याद रखिए कि फार्मूला है और बनाना भी इसी तरह यहाँ से होते हैं। अच्छा जी, हम अब बनाने लगे हैं इसके से, कैसे बनेगा, मैं एक बड़ा सी सेट बना लेता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले होता है एम्प्टी सेट। देखते जाएं, इसकी डेफिनेशन को भी इसको पूरा करना है। एम्प्टी सेट इस सेट के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगा, लाजमी 2 से पहले, कहीं बाद, आगे पीछे, कहीं ना कहीं एम्प्टी सेट जरूर इसका एग्जिस्ट करता है। पहला जो इसका सेट बनेगा वो हो गया एम्प्टी सेट। उसके बाद क्या करेंगे जी, मैं पहले बना लेता हूँ 2 को। अच्छा जी, फिर बना लिया मैंने 4। अच्छा जी, फिर मैंने बना लिया 6। मैंने क्या किया, सिंगल सेट बनाया। पहले क्या बनाया, एम्प्टी, फिर मैंने सिंगल सेट बनाया।
सिंगल के बाद फिर मैं क्या करूँगा, दो दो को इकट्ठे बनाऊँगा, जैसे कि मैं 2 एंड 4 को इकट्ठे बना लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं लेता हूँ 2 एंड 6 ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इसे बंद कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने 2 को 4 भी बना दिया और 2 को 6 भी बना दिया। अब फिर मैं क्या करूँगा, 4 को 6 बनाऊँगा, जैसे कि 4 एंड 6 बना लिया। अच्छा जी, अब मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से नंबर हो गए। अच्छा, उल्टा नहीं लिखने कभी भी, क्योंकि वो सेट की डेफिनेशन को फिर ख़राब कर देते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी 2 मरतबा ना होना चाहिए ना एलिमेंट, क्योंकि वो हमने डेफिनेशन अगर हमें याद हो तो हमने पढ़ा था कि हर मेंबर दूसरे मेंबर से क्या हो, डिफरेंट हो। तो उसी तरह मैं 4 6 बनाए तो 6 4 नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर वो रिपीट हो जाएंगे एक जैसे, तो इस वजह से उनको अलग अलग रखना है। देख लीजिए हर नंबर अलग से है। पहले है मैंने एम्पटी है, फिर 2 4 6 2 4 2 6 4 6। अच्छा, अब मैं काउंट कर लेता हूँ कि पहले बन कितने के, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास आखिर रह गया। अच्छा जी, आखिर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक इसी तरह सेट बनाऊँगा। मैं लिखूँगा इधर 2 4 एंड 6। ये हो गया जी मेरे पास के 8 मेंबर बन गए। अच्छा, देख लीजिए दोबारा एक मरतबा काउंट करके देखिए। अच्छा जी, एम्पटी हो गया, ये हो गया 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। मैंने कहा था कि 8 बनाएंगे और बनते भी 8 हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे भी यूँ भी नहीं करना है कि जी मैंने 6 को 2 के साथ बनाना है, क्योंकि रिपीट हो जाएगा। 2 एंड 6 पहले से गिवन है, देखें 2 एंड 6। मैंने इसको उल्टा नहीं बनाना है, उल्टा कभी भी नहीं बनेगा। तो ये होगा उसका तरीकाकार, ये होगा इसका टोटल तरीका, ये होगा इसका मेथड, कि इसके बगैर हमें नहीं पता चलना है कि उसके अंदर मेंबर कितने बनाने हैं। ये लिखेंगे तभी बनाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसी का मेरे पास 2 दिया हुआ है, उसे भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर जो है मेरे पास लिखा हुआ है कि h इज़ इक्वल्स टू, वो h जो है बराबर है 0 एंड 2 के बराबर है मेरे पास। अच्छा, जो मेरे पास फार्मूला है मैं उसी को ही फॉलो करूँगा, उस फार्मूले के बगैर पता नहीं चलना है कि कौन से कितने बनाने। ये लिखा 2 की पावर, मैंने पहले लिखा n, फिर इक्वल कर लेता हूँ। ये लिखा 2। अच्छा, इसके अंदर कार्डिनल नंबर कितने हैं मेरे पास, 2 हैं, तो इसकी पावर भी कितने कर लेते हैं, 2। तो अब हम लिखेंगे कि 2 इंटू 2। मैं 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ, 2 से कितना हो जाएगा, 4। अब ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेंबर कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। अच्छा जी, अब बना लेते हैं जी। मैं यहाँ से एक बड़ा सेट बना लेता हूँ। पहले बनेगा एम्पटी सेट, याद रखिएगा, पहला एम्पटी सेट। उसके बाद सिंगल बनाएंगे। सिंगल के लिए पहले क्या करेंगे, 0 बना दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या कर दिया, 2 कर दिया। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा, दो को इकट्ठे बनाऊँगा, जैसे कि मैंने बना दिया 0 एंड 2। मेरे कितने बन गए, 1 2 3 4 बन गए। बस मेरे पास हल हो गया जी। ये इतना सा सवाल था, कोई बड़ा नहीं था। देखिए, पहले मैंने इसका सिंगल टेंशन बना दिया, फिर सिंगल कर दिया, फिर मैंने दोनों को इकट्ठे कर दिया, मेरे पास टोटल सेट बन गया। यही इसका जवाब हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये 1.2 इतना कोई मुश्किल नहीं था और इतना कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं था। हमने उसके साथ कुछ डेफिनेशन हमने नहीं लिखी ताकि लेक्चर को छोटा कर सकें, और क्वेश्चंस भी किए उसके साथ साथ। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कोई आसान हो, आप लोग खुद इंशाल्लाह कर लेंगे।